हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं और हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर आप अटेंड कर लीजिए। और जो क्लास है इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सिर्फ जीके के क्वेश्चन आते हैं। 30 जीके के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण की बात करें तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण जो कराया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। किसकी? तो कभी पूछ लेगा तो याद रखेंगे, कुतुब बख्तियार। ठीक है, बख्तियार काकी की याद में करवाया था, लेकिन इसको पूरा करने के पहले 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद आपका इल्तुतमिश ने, ठीक है, जो आपका इल्तुतमिश है, इसने जो बाकी का काम था उसको पूरा करवाया। लेकिन जो उसके ऊपर की जो 4 मंजिला थी लास्ट की, उसके बाद उसको जो ऊपर की लास्ट की 4 मंजिलें थी लास्ट की, फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1757 के प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके किसके युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 23 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड नंबर है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो आपका उत्तर प्रश्न कराया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिएगा प्रशांत चंद्र महाल महाला नोबिस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो आपके दादा भाई नौरोजी, जो आपके दादा भाई नौरोजी,
PKRB राव और RC देसाई थे। ये आपके राष्ट्रीय आय की गणना ब्रिटिश शासन के दौरान की थी इन्होंने। जो आपके PC यानी कि प्रशांत चंद्र महालानोबिस थे। ये इनका संबंध प्रथम पंचवर्षीय योजना से है, याद रखिएगा इनका संबंध किससे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से है। योजना से इनका संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? तो आपका उत्तर हो जाएगा गारो का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह गारो का विद्रोह था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत देखिए टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा टीपू टीपू ने की थी। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल में करमशाह द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान नहीं था, सॉरी, जो वहाँ का करमशाह किसके द्वारा चलाया गया था, यहाँ पे देखता हूँ, करम करमशाह द्वारा जो आपका ये संप्रदाय था उत्तरी बंगाल में चलाया गया था। 1885 में करमशाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह क्षेत्र में 1840 से 1850 तक जारी रहा। याद रखिएगा 1840 से 50 तक जारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 7 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कीजिए। ठीक है, तो जो पहला आपका देखिए, पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका आ जाएगा संथाल विद्रोह। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे पहले दूसरा दिया गया वो आएगा। उसके बाद आपका आएगा सिपाही विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात करें तो आपका 1855 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह की बात करें तो आपका 1857 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद आपका हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह हुआ था 1859 में। ठीक है, उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे, जो कि दक्कन का विद्रोह हुआ था, ये आपका हुआ था 1874 में। ठीक है, 1874 में, याद रखिएगा। तो देख लीजिए पहले पे आपका आ जाए 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, तो जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, इसमें विद्रोह और क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए इनका मिलान कर लेते हैं, देखते हैं कौन कहाँ पे हुआ है। तो मोपला विद्रोह आपका कहाँ पे हुआ था? तो मोपला विद्रोह की बात करें तो आपका देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। तो मोपला विद्रोह देखिए आपका केरल में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए एका कहाँ गया, जो आपका पवना विद्रोह दिया गया। तो पवना विद्रोह की बात करें तो पवना विद्रोह आपका हुआ था बंगाल में। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा तीसरा दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एका आंदोलन की बात करें तो एका आंदोलन देखिए आपका कहाँ हुआ था? तो एका आंदोलन की बात करें तो एका आंदोलन आपका हुआ था अवध में। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा चौथा आएगा उसके साथ। और बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें तो आपका बिहार में हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए फर्स्ट के साथ, और सेकंड का आपका थर्ड के साथ, थर्ड का आपका फोर्थ के साथ, और बिरसा मुंडो इसका सेकंड के साथ। ठीक है, 1 3 4 1, याद रखिएगा 1 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया, आपका राइट आंसर देख लीजिए 1 3 4 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 9 नंबर है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है आपका कहाँ? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10th नंबर, विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, कौन सा था वो? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जो आपका 1914 से 15 में हुआ था, बिहार में शुरू हुआ। इस आंदोलन के नेता आपके कौन थे? तो इसका आंदोलन देखिए यात्रा भगत
व उनके अन्य साथी थे। यह विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंस अहिंसक आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 11 नंबर है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा इटली में। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट है भी आपका 12 नंबर, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना की बात करें तो आपका इटली में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई देख लीजिए 3329 मीटर है। एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिली, ठीक है, सिली नहीं, सिसिली, ठीक है, सिसिली के पूर्वी तट पर कैटेनिया के मेट्रोपोलिटन सिटी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, पोनमुड़ी। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो पोनमुड़ी की बात करें तो आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। यह पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो अरब सागर के समांतर फैला हुआ है। याद रखिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का आपका कौन सा राजधानी है? तो पर्थ। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जून 1829 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर है, तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? तो आपका तिरुचिल्लापल्ली में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड एनीकट बांध तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। यह यहाँ कलनई नाम से जाना जाता है। ग्रैंड एनीकट बांध जो सबसे पुराने बांधों में से एक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पूंजीगत पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? ठीक है, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण आपका क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर है, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतुलन मूल्य घट जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु की संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उसके संतुलन कीमत तथा मांग की मात्रा व आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि लाएगी। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु की मांग घट जाती है और आपूर्ति पूर्ववत रहती है तो इससे वस्तु की संतुलन कीमत, मांग की मात्रा तथा आपूर्ति की मात्रा में कमी आ जाएगी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अभी आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुरक्षित भंडार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत में, एक मिनट रुक जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र भारत में लोगों की अधिकतम संख्या का नियोजन करता है। कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान
17%, 17.9% होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर है, 20 नंबर। कायांतरित चट्टानों में पत्थर की क्रिया से अभिप्राय है क्या? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुछ शैलों के कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से कठोर भाग को चट्टान या शैली कहते हैं। इससे उत, 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 उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। ठीक है, जो ताप, दब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। शैलों के कणों या खनिजों के का सतहों या रेखाओं के रूप में परिवर्तित होना पत्थर की क्रिया कहलाती है। कायांतरित शैलों के उदाहरण देखिए, नीस, शिस्ट और संगमरमर आदि, ये सभी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभी आपका 21 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत की नागरिकता से। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम आपका 1986 के तहत जो व्यक्ति पंजीकरण के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। इससे पूर्व यह अवधि 6 माह की थी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो इसकी बात करें, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद है? तो 300A। ठीक है, याद रखिएगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। अब यह अधिकार संविधान के भाग कौन से 12 के अनुच्छेद 300A या क के तहत केवल कानून अधिकार के रूप में ही भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चुनाव से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर का पूछा है आपसे। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका हो जाएगा टोटल 11 है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था। इससे रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। आपको कई बार बता चुका हूँ। इस संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A तक रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्य आपका 11 है। 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला है 25 नंबर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपको बताया गया है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण आपका कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और भारत के संविधान के निर्माण में आपके कितने वर्ष लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, का समय लगा था। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन पारित हुआ, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, और जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था, याद रखिएगा, जो यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन
29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संविधान सभा इसकी बात करें। संविधान सभा संविधान का प्रस्ताव तैयार करने और उसे अपनाने के उद्देश्य बना प्रतिनिधियों का एक निकाय था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न में से क्या है? तो आपका सेल्यूलोज है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है जो जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा यह पचाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। वायरस के कारण न होने वाली बीमारी को पहचानना है इसमें से, इन चारों में से। तो आपको वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती? तो आंत्र ज्वर। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 29 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका उत्तर हो जाएगा विलियम वार्ड। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, इस पर बताइएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उस जगह का दाब कम हो जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप हवा अधिक दाब वाले क्षेत्र में अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है, जिससे कम दाब वाली जगह पर हवा की चाल बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो ये वाली क्लास है कंप्लीट हो रही है आपकी। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक और सुझाव भी हमें दे सकते हैं कमेंट में। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।